वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेस। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेस चैनल। आई होप डेट कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त होगी। जो भी स्टूडेंट्स 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और उनको बायोलॉजी की तैयारी करना है या मैथ तैयारी करना है या साइंस के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री जो कुछ भी है उन सबको तैयारी करना है, तो आपका ऑनलाइन मस्त क्लासेस हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। आप बहुत ही लकी हो जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। आप बिना पूरा वीडियो देखे यकीन मत करना, है ना, क्योंकि आपको इस चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट जो फैक्ट होते हैं आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम का रेंज क्या होता है, वो सब क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्लीज अंत तक देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आपको मजा आएगा कि कैसे हम बताते हैं और कैसे हम पढ़ाते हैं। अगर आपको है ना पसंद आएगा तो आप सेशन को लाइक कर देंगे और नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है जिसको घंटी भी कहते हैं, उसे क्लिक कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज मैं शुरुआत करूंगा एकदम बेसिक से, आधारी से बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन पॉइंट्स को हम बताने वाले हैं। तो आप पूरा देखिए, कॉपी लेकर पेन लेकर बैठ जाइए। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। डेली लेकिन आपको 7 PM में आपको बेहतरीन चीज मिलेगा। डेली देखिए 7 बजे, देखना ना भूले, 7 बजे डेली का डेली। तो आज मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ जीव विज्ञान। ठीक है, तो जीव विज्ञान जिसको हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ये बायोलॉजी जो शब्द है ना, बायोलॉजी आपका जो है ग्रीक भाषा से बना है। कौन सी भाषा? ग्रीक भाषा से। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ग्रीक भाषा से आपको बना है बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी ग्रीक भाषा से बना है। आपसे कोई पूछेगा कि जो बायोलॉजी शब्द है किस भाषा से लिया गया है, किस लैंग्वेज से लिया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए ग्रीक भाषा। एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब फिर यहाँ बनता है कि जीव विज्ञान के पिता किसको कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जो पिता है, फादर ऑफ बायोलॉजी, तो वो हमको अरस्तु को कहते हैं। किनको? ये अरस्तु, याद रखिएगा। जीव विज्ञान को फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। अगला फैक्ट नंबर देखते हैं, तो हमारा है कि बायोलॉजी दो शब्दों, एक है बायो और एक बना है लॉजी। दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, बायो प्लस लॉजी से मिलकर बना है। बायो का मतलब होता है लाइफ, बायो को और अगर हम तोड़ते हैं तो मेरा होता है लाइफ। लाइफ का मतलब होता है जीवन और लॉजी को तोड़ते हैं तो बनता है स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन करना। लाइफ और स्टडी, है ना। लाइफ मतलब जीवन, स्टडी मतलब अध्ययन करना। यानी कि हमें पता चला कि जीवन के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। स्टडी अबाउट लाइफ, लाइफ जो होती है, जो हमारी जिंदगी है, उसके बारे में जो हम अध्ययन करते हैं, उसी के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। किसी भी जीव की वृद्धि कैसे होती है, श्वसन कैसे करता है ना, सांस लेता है तो कौन सी गैस लेता है, कौन सी गैस को छोड़ता है, उत्सर्जन क्रिया क्या होती है, उसकी वृद्धि कैसे होती है, ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो हम अपने जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। विज्ञान का ये तीसरा पार्ट है। विज्ञान के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें आपका भौतिकी होता है, केमिस्ट्री होता है और फिर बायोलॉजी होता है। और बायोलॉजी के भी हिस्से होते हैं, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अब आता है हमारा चैप्टर। जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो लेसन 1 मिलेगा आपके 10th क्लास में, जिसका नाम है जैव परक्रम। जैव परक्रम, तो उसी से अंतर्गत आपका एक परिभाषा है कि जैव परक्रम, ये दिख रहा है ना। कोई पूछ दे कि जैव परक्रम किसे कहते हैं, तो हमने आपको जैव परक्रम को समझाने की कोशिश किया है ना। हो सके तो पूरी उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगा कि वे सभी परक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का मतलब होता है शरीर का मेंटेनेंस। अनुरक्षण किसको कहते हैं? मेंटेनेंस को कहते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव परक्रम कहलाता है। जैसे आपका हो गया पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी प्रक्रियाएं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? जैव परक्रम कहते हैं। और भी कुछ क्रियाएं जैसे पसीना का निकलना, है ना, ये उत्सर्जन के अंतर्गत। मलमूत्र को त्याग करना, ये सब भी पोषण के अंतर्गत आता है। इन जो भी सारी क्रियाएं हैं, इन सभी क्रियाओं को हम जैव परक्रम करते हैं। अब आता है पोषण।
पोषण जो भी हम पोषक तत्व है ना अपने शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए, अपने शरीर का अनुरक्षण करने के लिए जो भी पोषक तत्वों को हम ग्रहण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। इंग्लिश इसका न्यूट्रिशन होता है। पोषण देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट मुख्यतः दो टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं स्वपोषी पोषण और दूसरे को कहते हैं परपोषण। स्वपोषी, स्व मतलब अपने आप, पोषण के मतलब भोजन, भोजन कह सकते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उसको हम स्वपोषी कहते हैं। अब जैसे कि कोई बालक सोच रहा होगा कि बालक के बाहर कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि हम खाना तो खुद से बना लेते हैं, हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो खाना खुद से तैयार करते हैं, तो क्या वो स्वपोषी हुए? तो नहीं, वो खाना बनाना नहीं हुआ। आप खाना तो बनाते हैं खुद से, लेकिन इसके लिए जो आप चावल यूज किए, जो आटा गेहूं यूज किए, वो किससे प्राप्त किए? तो वो आप पेड़ पौधों से प्राप्त किए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पेड़ पौधे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसके लिए वो किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, किसी दूसरे से मांगते हैं? नहीं ना, हम लोग पेड़ों पे आश्रित रहते हैं और भी चीजों पर हम लोग आश्रित रहते हैं। तो हमारा जो भोजन बनाना होगा वो हमारा परपोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परपोषण। और जो स्वपोषी जो होता है, तो जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसको हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी पूछेगा कि सभी हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी होते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है कि है ना हरे पेड़ पौधे किसके अंतर्गत आते हैं, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। अब देखो परपोषण हमने बता ही दिया कि जो पोषण के लिए दूसरों पे आश्रित रहते हैं उसे हम परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, जितने भी जीव हैं, बड़े बड़े जीव, वो सब आ जाएंगे छोटे मोटे कीड़े को छोड़कर, बहुत जो छोटे एकदम होते हैं, है ना, वो भी आ जाएंगे। अब परपोषण जो होता है तीन टाइप्स के होते हैं, एक को कहते हैं मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, एक को प्राणी संपोषण। याद रखिएगा पोषण कितने प्रकार के होते हैं, परपोषण तीन प्रकार के। एक क्वेश्चन से ये भी पूछेगा, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, मृतजीवी पोषण का मतलब होता है कि जो मरे हुए चीजों को खाते हैं, जो मरे हुए जीव और पेड़ पौधों को खाते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। इसमें आपका ये सब इंपॉर्टेंट है, गोबर छत्ता, गोल कृमि, फीता कृमि। ये एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल आप ज्यादा याद रखिए, परीक्षा में एग्जाम्पल से ऑब्जेक्टिव पूछता है, पूछ देगा कि गोबर छत्ता में कौन सा पोषण होता है, तो आपको बताना होगा कि गोबर छत्ता में मृतजीवी पोषण होता है। ओके, अब आता है परजीवी पोषण। परजीवी, पर मतलब दूसरा, ये पर जो शब्द है ना, पर का मतलब होता है दूसरा, जीव के मतलब जीवी के मतलब जीव, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होके, है ना, निश्चित या अनिश्चित रूप से, परमानेंट या टेम्पोररी रूप से उनसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे मच्छर आता है, हमको काट के भाग जाता है, और मच्छर हमसे खून को चूसता है, तो हम प्राणी हुए, हम जीव से उसने अपना भोजन प्राप्त किया। इसके अलावा जू होता है, जो बालों में जू रहता है, जिसको हम लोग भोजपुरी में ढील भी कहते हैं, तो हमारे ही शरीर में रहता है और हमसे ही वो भोजन भी प्राप्त करता है। उस प्रकार का जो होता है ना, खटमल हो गया, जोंक हो गया, है ना, अमरबेल एक पौधा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे पोषण को हम बोलते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, अब आता है प्राणी संपोषण। प्राणी मतलब जीव सम मतलब जैसा, बराबर, यानी प्राणियों जैसा जो भोजन करते हैं, प्राणियों की तरह, है ना, जैसे और अदर जीव, दूसरे जीव जैसे अपना भोजन करते हैं, उसी टाइप के जो भोजन करते हैं उनको हम प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य आएगा, मेढक, कुत्ता, ये सब जो है प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका तीनों का डिफिनीशन हुआ, डिफिनीशन, और ये जो तीन लिखे हैं इसका आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल हुआ। एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपके क्वेश्चंस बनते हैं। कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि ये जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको पसंद आ रहा है ना, फैक्ट्स आना चाहिए। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी करेंगे। अभी तो बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो वीडियो शुरू हुई है, अभी और भी मजा आने वाला है, थोड़ा सा तो टाइम दीजिए। एक एक फैक्ट्स को, एक एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आपसे याद करा देंगे। इसी क्लास से आप याद करके जाएंगे, आपको घर पे दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे होते हैं, बस उसका पता होना चाहिए। लापते का जब पता मिल जाएगा ना, आप कमाल कर देंगे, आप धमाल मचा देंगे पूरा। तो देखिए अब आता है, देखिए पत्तियों का हरा रंग, पत्तियां जो होती है ग्रीन कलर की होती है, वो किसके कारण होती है? तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। पत्तियों के हरा रंग होने के पीछे का रीजन क्या है? तो पत्तियों के हरा रंग होने के पीछे का रीजन क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल को ही हम पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल को ही हम पर्णहरित कहते हैं, क्लोरोफिल को ही हम हरित लवक भी कहते हैं। तीन नाम, पर्णहरित, क्लोरोफिल, हरित लवक, याद रखिएगा, है ना। क्लोरोफिल, पर्णहरित, हरित लवक, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चंस भी बहुत पूछता है कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो हमारा होगा पत्तियां। पत्तियां क्या होगी? प्रकाश संश्लेषी अंग है। अब आगे देखिए हरित लवक। हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। अंगक यानी अंगक पूछे तो यहाँ हरित लवक होगा, और जब अंग पूछे तो क्या होगा? अंग पूछे तो पत्ती, अंगक पूछे तो हरित लवक। अब ये जो इंपॉर्टेंट हम नोट्स लिखे हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसमें परजीवी पोषण होता है। पूछेगा कि अमरबेल में कौन सा पोषण होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? परजीवी पोषण। अमरबेल में कौन सा पोषण होता है? तो परजीवी पोषण। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए मैंने इधर बताया था, उसी चीज को यहाँ पे हमने नोट भी कराया कि गोबर छत्ता। गोबर छत्ता देखे है ना, एक सांप जिसको हम लोग सांप छत्ता भी बोलते हैं, कोई है ना, देहातों में, गांवों में उसको सांप छत्ता बोला जाता है। सांप का छाता लोग कहते हैं, लेकिन वो गोबर छत्ता है, उसमें मशरूम जैसा दिखता है। तो गोबर छत्ता में कौन सा पोषण होता है? तो मृतजीवी पोषण होता है। याद रखिए, गोबर छत्ता में जो पोषण की विधि होती है उस विधि को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा। जितना भी पढ़ रहे हैं आपको सिर्फ सुनने मात्र से याद होगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। परीक्षा में कंपटीशनों में पूछता है कि है ना, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जिसका संकेत Mg और एटॉमिक नंबर 12 होता है। ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? Mg। Mg की परमाणु संख्या कितनी होती है? 12। ओके, दिमागों में अटना चाहिए, केवल पढ़ने से नहीं, उसको यूटिलाइज करने भी आना चाहिए। ब्रिक, ब्रिक जो है उत्सर्जन तंत्र का भाग है। परीक्षा में पूछता है ब्रिक किस तंत्र का भाग है, तो आंसर होगा हमारा उत्सर्जन। और इसको घुमा के भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन उत्सर्जन तंत्र का भाग है, तब हमारा आंसर होगा ब्रिक। ओके, अब देखिए जो प्रकाश संश्लेषण, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में, प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया का उत्पाद है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो हमारा क्या तैयार होता है? ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ साथ ऑक्सीजन भी तैयार होता है। ठीक है ना, पूछ दिया आपसे एग्जामों में कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद ग्लूकोज है एवं ऑक्सीजन है। कोई पूछ दे ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, व्हाट इज, है ना, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो आपका सूत्र होना चाहिए C6H12O6। ये हमारा क्या है? ग्लूकोज है। ठीक है ना, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या चाहिए? तो उसमें CO2 चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, H2O यानी कि जल चाहिए, और सूर्य का प्रकाश तो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एवं उसके साथ साथ क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है। तो ये क्वेश्चंस भी परीक्षा में आपके 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक क्या है, उसको कौन कौन से पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा जवाब होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक घटक, इंपॉर्टेंट, नेसेसरी, है ना, कंपोनेंट बोलते हैं, है ना, तो क्या होगा? CO2 होगा, H2O होगा, सूर्य का प्रकाश होगा एवं क्लोरोफिल होगा। ओके, अब देखिए ये भी सवाल हमने देखा है परीक्षा में पूछते हुए कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। अभी हाल फिलहाल में जो 2024 बोर्ड एग्जाम हुआ
उसमें आपका ये क्वेश्चंस आया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है। ऑप्शन था दिन में, दिन और रात दोनों में, है ना, फिर दिया था रात में, और एक ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर इसका होना चाहिए केवल और केवल दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य की प्रकाश जो होता है इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है, जरूरी है, आवश्यक है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए सूर्य का प्रकाश जो होता है दिन में दिखाई देता है, रात में नहीं दिखाई देता है। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है हमेशा ही दिन में होती है। ओके, अब देखिए ये हो गया दिन में। अब आता है आगे है, जब हम बढ़ेंगे तो हमें कोशिका मिलेगी। कोशिका जो होती है जीवन की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका क्या है? जीवन की, जो हमारा जीवन है उसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और इसकी खोज जो है 1665 में, कब हुआ था? 1665 में। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। कोशिका की खोज कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने आपको 10th बोर्ड का पहला क्लास 2025 के बच्चों के लिए शुरू किया, जिसमें बायोलॉजी के हमने जैव प्रक्रम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स हैं, एक लीनियर पॉइंट्स हैं, उसको हमने आपको दिया और याद करवाने की कोशिश किया। आई होप डेट कि आप सभी को आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद के मुताबिक इसमें समझ में भी आया होगा। तो प्लीज अगर आपको पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक करके सर को जरूर सपोर्ट करेंगे। और आप नए हैं, पहली बार इस चैनल पर आज आए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है? बाकी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके ऑनलाइन मस्त क्लासेस को आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपका चैनल है और आप ही की बदौलत चलता है। आप, मैं कहा हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। अरे मैं कहा हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है। मुझमें जो बोलता है ये तेरी आवाज है। तो आप सबने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए मैं आप सबको थैंक्स कहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ योर लक। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा लगा। क्या ऐसे क्लास और आप लोग को प्रोवाइड कराऊं, उपलब्ध कराऊं? ये होना चाहिए, तब मुझे भी उत्साह होगी और आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। ठीक है ना? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ योर लक।